तो हाय एवरीवन। तो आपने पॉलिटी को पूरी तरीके से रिवाइज कर लिया होगा। जैसा कि मैंने कहा था कि आपको पॉलिटी पहले रिवाइज करना है, उसके बाद 37 यानी 37 ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूं और उन क्वेश्चंस को इस तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं ताकि वो आपके माइंड में बैठ जाए और आप एग्जाम हॉल में जाकर उसको लिख कर आए। देखिए, आपको 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन केवल पढ़ के ये नहीं सोचना है कि इन 5 में से कोई 1-2 फंस जाएगा। मैं ये चाहता हूं कि कुछ ऐसे क्वेश्चन आप प्रिपेयर्ड कर लो जिनमें से ही आपके पॉलिटी के पेपर के क्वेश्चन दिखाई दे। यानी 20 नंबर जो आपका पॉलिटी से आने वाला है, चाहे वो एमसीक्यू के सेक्शन में आए, चाहे वो असेसन रीजन के आए, चाहे वो केस बेस्ड में आए, चाहे कॉम्पिटेंसी को इंक्लूड करके कोई भी सब्जेक्टिव का प्रॉब्लम बने, तो वो इन्हीं 37 क्वेश्चंस के इर्द गिर्द घूमेगा। यानी ये 37 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पूरे चैप्टर्स को कवर करते हैं। तो चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। पहला चैप्टर हमारा है पावर शेयरिंग। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें 4 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। पहले तो है बेल्जियम एंड अकोमोडेशन इन बेल्जियम। यानी आप जब रिवीजन करेंगे तो आप चेकलिस्ट चेक करेंगे कि क्या ये चारों टॉपिक आपके प्रिपेयर्ड है। श्रीलंका एंड मेजोरिटेरियनिज्म, मैं इसको प्रोनाउंस ही नहीं कर पाता हूँ, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। ठीक है, मेजोरिटी के साथ जैसे वहां पे गवर्नमेंट बनाई गई थी। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि 2024 में इस पे 2 नंबर का क्वेश्चन आया था। ठीक है, 2 मार्क्स का। बड़े सवाल इसमें से नहीं आएंगे, ये है वो बड़े सवाल जहां से इस टॉपिक पर बड़े सवाल बनते हैं। तो मुझे जहां तक उम्मीद है कि फॉर्म ऑफ शेयरिंग पूछे, इनको 1-2 साल हो चुका है, तो इस साल ये फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पूछ सकते हैं, जो 4 फॉर्म्स आपको लिखने होते हैं। अब सवाल को समझते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें पूछी जाती हैं। पहला सवाल, कंपेयर द सिचुएशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका कंसिडरिंग देयर लोकेशन, साइज एंड कल्चरल एस्पेक्ट। अब देखो, मैं आपको सब केवल एक्सप्लेन करूंगा, आपको सारी चीजें लिखनी होंगी, याद करनी होंगी और थोड़ी थोड़ी राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी, और जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं अपने आप को रिवाइज करने के लिए उसको लिखना पड़ेगा। पहला सवाल जब ये आएगा तो बेल्जियम और श्रीलंका का कंपैरिजन, आपने पढ़ा होगा बेल्जियम के बारे में, आपने पढ़ा होगा श्रीलंका के बारे में। आंसर्स कैसे लिखेंगे उसको देखते हैं। बेल्जियम इज लोकेटेड इन यूरोप, अब ये आपको याद रहना चाहिए। श्रीलंका इज लोकेटेड इन साउथ एशिया। दूसरा पॉइंट, बेल्जियम हैज ए पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़ वेयर एज श्रीलंका हैज पॉपुलेशन ऑफ 2 करोड़। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, इन बेल्जियम, अब बेल्जियम का सब कुछ लिखेंगे, डेमोग्राफी वहां पे कैसे कैसे लोग हैं, किस तरीके से। 59% पीपल लिविंग इन फ्लेमिश रीजन स्पीक डच लैंग्वेज, ये आपको याद होगा। दूसरी चीज, 40% पीपल लिविंग इन वेलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच, एंड रिमेनिंग 1% लिव्स इन बेल्जियन पीपल एंड स्पीक जर्मन। ये आपने बेल्जियम का लिख दिया सारी चीजें, कौन से लोग रह रहे हैं। वेयर इज इन श्रीलंका, 74% कौन रह रहा है, सिंगलीज रह रहे हैं ना, सिंगला कम्युनिटी के लोग, सिंगला स्पीकर्स, एंड 18% आर तमिल स्पीकर ना। ओवरऑल आपको ये चीजें लिखनी है आपको तीसरे पॉइंट में। चौथे पॉइंट में, in Belgium, French speaking community is relatively rich and powerful, and in Sri Lanka, Sinhalese speaking people are Buddhist and powerful। यहां पर आपको ये कंपैरिजन करना है कि बेल्जियम में कौन पावरफुल और रिच था और श्रीलंका में कौन पावरफुल और रिच था। इन बेल्जियम, डच स्पीकिंग पीपल आर इन न्यूमेरिक मेजोरिटी, वेयर इज इन श्रीलंका सिंगलाज स्पीकिंग पीपल आर इन मेजोरिटी। ये हमने एक कंपैरिजन कर दिया लोकेशन के बेसिस पर, साइज के बेसिस पर और कल्चरल एस्पेक्ट के बेसिस पर। यानी आपको क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए ही आंसर्स को लिखना है। दूसरा सवाल क्या आ सकता है यहां से, डिस्क्राइब बेल्जियम मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग बेल्जियम में किस तरीके से की गई थी। पहला सवाल कंपैरिजन। अब कंपैरिजन को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, एक सवाल कंपैरिजन पर बन सकता है। दूसरा सवाल, बेल्जियम का मॉडल आपको बताना है कि पावर शेयरिंग का वहां पे मॉडल कैसा था। चलिए समझते हैं इसको। द मेन एलिमेंट्स ऑफ द पावर शेयरिंग मॉडल इन्वॉल्व्ड इन बेल्जियम आर, Constitution prescribes that the number of Dutch and French people speaking ministers shall be equal in central government. Some special laws require the support of majority of members from each linguistic group. Thus, no single community can make a decision unilaterally. इस चीज का ध्यान रखा गया था कि किस तरीके से उनको बराबर में रखा जाए, उनके पावर्स को भी उनको बराबर दिया जाए। दूसरा, मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरे पॉइंट में ये बात ध्यान से आपको समझनी है कि किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्य की सरकारों को भी इस तरीके से पावर दिया था कि उनको कोई समस्या ना आए। तीसरा पॉइंट,
Brussels had a separate government in which both the communities have the equal representation. The French-speaking people accepted equal representation in Brussels because the Dutch-speaking community has accepted equal representation in the सेंट्रल गवर्नमेंट। किस तरीके से दोनों ही कम्युनिटीज के लोगों को गवर्नमेंट में शामिल किया गया और ब्रुसेल में किस तरीके से उनको शामिल किया गया, ये तीसरे पॉइंट में इन्होंने लिखा हुआ है। चौथा पॉइंट, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज ए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड द कम्युनिटी गवर्नमेंट। ब्रुसेल में इस चीज को भी अपनाया गया था कि सेंट्रल और जो राज्य की गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, इसके अलावा एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई जाएगी, तो इसको भी आपको इंक्लूड करना है। पांचवा पॉइंट, दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू द वन लैंग्वेज कम्युनिटी सच एज डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग। This government has the power regarding cultural, educational and language related issues। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट को कौन चुनते हैं, किस तरीके से इनके पावर है, ये आपको आंसर्स में लिखना है। तो बेल्जियम का पावर शेयरिंग मॉडल आपको याद रखना है। 5 पॉइंट में इस तरीके से आंसर आपको लिखना है। तीसरा सवाल क्या पूछा जा सकता है, हाउ मेजॉरिटेरियनिज्म हैज इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमॉन्ग द श्रीलंकन तमिल। अब देखो, श्रीलंकन तमिल या आपका श्रीलंका के भी पावर शेयरिंग पर किस तरीके से की गई थी, उस पर कोई सवाल बनेगा तो कुछ इस टाइप का बनेगा। आंसर पढ़ लेते हैं। श्रीलंका बिकम इंडिपेंडेंट इन 1948, ये आपको याद होगा। इट इमीडिएटली अडॉप्टेड मेजर्स टू इम्पोज सिंगला सुपरमेसी। द तमिल फेल्ड एलिनेटेड, नो रेस्पेक्ट और रिकॉग्नाइजेशन वाज गिवन टू देयर लैंग्वेज, कल्चर एंड रिलीजन। पहली चीज। दूसरी चीज, दे बिगन स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी इन जॉब्स, एंट्री टू द यूनिवर्सिटी, रिकॉग्निशन ऑफ देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। उनको क्या क्या प्रॉब्लम किस तरीके से फेस हुई थी, स्टेप वाइज आपको लिखना है। स्लोली द कॉन्फ्लिक्ट चेंजेज इनटू ए डिमांड फॉर द रीजनल ऑटोनॉमी। ठीक है। चौथा पॉइंट, द तमिल्स वर ग्रुप्ड टुगेदर इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द श्रीलंका। पूरा आपको फेज लिखना है, किस तरीके से उनके अंदर ये भावना जागृत हुई थी, क्यों वार हुआ था। देयर डिमांड्स वर इग्नोर्ड, द कॉन्फ्लिक्ट बिकेम द मोर सेवर एंड बाय द 1980s द डिमांड्स हैज चेंज्ड। ठीक है। पांचवा पॉइंट, दे वांटेड तमिल एलम इन द नॉर्थ एंड ईस्ट, ए सिविल वॉर एज इंस्योर्ड विच किल्ड थाउजेंड ऑफ बोथ साइड्स। ठीक है। ये पूरा का पूरा आपको प्रोसेस लिखना है। सातवां पॉइंट, द फ्लरिशिंग इकोनॉमी ऑफ द श्रीलंका डिसअपियर्ड एंड द कॉन्फ्लिक्ट गेव ब्लो टू द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द श्रीलंका। ठीक है। तो ये आपको श्रीलंका में, तमिल में किस तरीके से ये भावना जागृत हुई, किस तरीके से वो वहां पर वार आया, ये सारी चीजों पर सवाल आपको जो बनेगा कुछ इस टाइप से आंसर्स इसमें आपको इंक्लूड करना है। चौथा सवाल, इन मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर इज ऑफन शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, एक्सप्लेन। यानी कैसे डिफरेंट गवर्नमेंट में पावर को शेयर किया जाता है, इसका सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन हाउ पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, कैसे स्टेट और राज्य में किस तरीके से पावर्स को शेयर किया जाता है, इसके बारे में। अब वो तो देखो एग्जांपल्स पर क्वेश्चन था, किस तरीके से बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जांपल पर सवाल बन सकते थे। अब इस टॉपिक पर क्या सवाल बनेगा, इसका सॉल्यूशन ये है, पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अच्छा, मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि इसकी पीडीएफ आपको कहां मिलेगी, टेलीग्राम @रैंकर्स बोर्ड्स पर। आपको कुछ नहीं करना है, वहां जाकर इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है। चलो, लेजिस्लेचर, द लेजिस्लेचर इज कंसर्न विद द पासिंग द लॉज, कंट्रोलिंग द फाइनेंस ऑफ द स्टेट एंड डिलीवरिंग ऑन द मैटर ऑफ द पब्लिक इंपॉर्टेंस। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को ही आपको इसमें इंक्लूड करना है। इनको आप एक्सप्लेन कर देंगे। द एग्जीक्यूटिव मशीनरी इंप्लीमेंट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड एग्जीक्यूट द रूल्स मेड बाय द लेजिस्लेचर बॉडीज, यानी पुलिस, आर्मी, ये सारी चीजें। ठीक है। ये लॉज बनाएंगे। जुडिशरी यानी आपके डीएम वगैरह। फिर उसके बाद जुडिशरी, द जुडिशरी इज कंसर्न विद द interpretation of the laws and has the power to punish those who commit crimes or breaks the laws. The judiciary can also check the functioning of the executive. ठीक है। ये आपको तीनों चीजों को एक्सप्लेन कर देना है। पांचवा सवाल, शेयरिंग ऑफ पावर्स मेक्स अ कंट्री मोर पावरफुल एंड यूनाइटेड, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट। अब देखो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो सवाल बनता है कुछ इस टाइप से आपसे पूछा जाता है। 2017 में भी पूछा गया था, 2015 में भी पूछा गया था, 2024 में भी पूछा गया था। 2 नंबर में, वाई इज पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो इसके देखो 2 आंसर दिखने हैं, और प्रूडेंशियल रीजन और मोरल रीजन। कभी कभी डायरेक्टली आपसे प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग पूछा जाता है, तो उसमें आप ये बातें लिखेंगे, मोरल रीजन में आप ये बातें लिखेंगे। प्रूडेंशियल रीजन को पढ़ लेते हैं एक बार। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू द वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी।
दूसरी बात, इट इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर। तीसरी बात, इम्पोजिंग द विल ऑफ द मेजोरिटी कम्युनिटी ओवर द अदर मे लुक लाइक एन अट्रैक्टिव ऑप्शन इन द शॉर्ट रन, बट इन द लॉन्ग रन इट अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ द नेशन। यानी ये है आपका प्रूडेंशियल रीजन। और मोरल रीजन क्या है? पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। ए डेमोक्रेसी रूल्स इन्वॉल्व द शेयरिंग पावर विद द दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट। सबको ध्यान में रखते हुए किया जाता है। पीपल हैव द राइट टू द कंसल्टेड ऑन द हाउ दे आर टू बी गवर्नड। पीपल के पास ये अधिकार होता है। तीसरी बात, ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर्स ए स्टेक इन द सिस्टम। हर एक आम आदमी भी लेजिस्लेचर में अपना पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, पांचवा सवाल हो गया। इसी के आसपास सवाल पूछा जाता है 2024 में, 2017 में, 2015 में, 25 में वो पूछा जा सकता है। छठा सवाल जो आपका इस टॉपिक से बनता है वो बनता है पावर शेयरिंग के फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग जो आपको है उस पर भी सवाल बन सकता है और मुझे उम्मीद है कि इस साल ये पूछा जाएगा। पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। पहला पॉइंट कि पावर को किस तरीके से शेयर किया गया। दूसरा पॉइंट, पावर कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग द गवर्नमेंट्स एट द डिफरेंट लेवल, ए जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। जिस तरीके से आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य की सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, दूसरा। तीसरा, पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमॉन्ग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। ठीक है, पावर को इस तरीके से भी शेयर किया जा सकता है। सॉरी, power sharing arrangement can also be seen in the way political parties, pressure groups and movement controls or the influence those in the power। ठीक है, चौथा, इस तरीके से शेयर किया जा सकता है। तो ये 4 तरीके की पावर शेयरिंग है। पहला पावर शेयरिंग कौन सा है भाई? जब हम लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के माध्यम से अपने पावर्स को शेयर करते हैं। दूसरा, किस तरीके से हम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में पावर शेयर करते हैं। तीसरा, हम किस तरीके से रिलीजियस ग्रुप्स या लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के आधार पर, भाषा या धर्म के आधार पर हम पावर्स को शेयर करते हैं। चौथी चीज, किस तरीके से हम प्रेशर ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज और जो मूवमेंट कंट्रोल करते हैं उनके अकॉर्डिंगली हम अपने पावर्स को शेयर कर सकते हैं। तो ये 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग आपको याद रखनी है। तो ये आपके पास 6 सवाल थे जो आपको सभी लोगों को याद रखना है कि भाई साहब इन्हीं के आसपास आपका पहले चैप्टर से सवाल बनेगा। डन, क्लियर। दूसरे चैप्टर पर चलिए बढ़ते हैं। दूसरा चैप्टर है हमारा फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है? व्हाट इज फेडरलिज्म, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट में कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। इससे आपका 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। हाउ इज फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको डबल स्टार्ट कर लीजिएगा। अब देखो, मैं आपको जो तरीके से चीजें बता रहा हूँ, पहला चैप्टर मैंने आपको समझा दिया और ये सारी चीजें बता दी कि कहाँ से सवाल बनेगा। इसी तरीके से दूसरे चैप्टर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन, ग्राम पंचायत वगैरह वाला, वहां से सवाल बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहला सवाल बन सकता है कि डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। इंडिया के फेडरलिज्म के बारे में 3 फीचर्स आपसे पूछे जा रहे हैं। पहला, इंडियन फेडरलिज्म इज द 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन द 3 लिस्ट। पहला वही जो आपको यहां पर इंक्लूड करना है वो 3 लिस्ट ये है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कौन सी चीज होती है? जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट आपके लॉज बनाती है, जैसे डिफेंस और करेंसी। दूसरा, स्टेट लिस्ट कौन सी होती है? जिसमें पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, जो स्टेट की सरकारें बनाती हैं उस पर लॉज। और कॉन्करेंट लिस्ट इन विच बोथ सेंटर एंड स्टेट रूल कर सकते हैं और वो लॉज बना सकते हैं, जैसे एजुकेशन, मैरिज, इन सब चीजों पर। ठीक है, दूसरा क्या फीचर है फेडरल कंट्री की, इंडिया की फेडरल कंट्री की? सेंटर लेजिस्लेट ऑन द रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स, यानी वो सब्जेक्ट्स जो ना तो आपके यूनियन लिस्ट में है, ना तो आपके स्टेट लिस्ट में है, ना तो आपके कॉन्करेंट लिस्ट में है, ये सब्जेक्ट्स पर कौन आपके लॉज बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएगी। तीसरी चीज, द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट्स सॉर्ट आउट द डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो इंडिया के जैसे फेडरल कंट्री में इंडिया फेडरलिज्म किस तरीके से 3 फीचर जो है। तीसरा फीचर ये है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है इन सब सारी चीजों को मैनेज करने के लिए। ठीक है, चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, यानी इस चैप्टर का दूसरा सवाल। हाउ इज शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किस तरीके से इंडिया में
यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयरिंग की जाती है, पावर्स को किस तरीके से यूज किया जाता है, सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन स्टेट्स एंड गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे देश की ये मतलब मूलभूत एक वो सिद्धांत कह सकते हैं। बिकॉज विदाउट दिस डिवीजन ऑफ द पावर इट विल बी इम्पॉसिबल टू कोएग्जिस्ट इन ए डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। हमारे यहाँ अगर सेंटर और स्टेट में इस तरीके से रिलेशन नहीं होंगे तो बहुत समस्याएं होंगी इस चीज को इंप्लीमेंट करने में इंडिया जैसी कंट्री में। The states are the significant parts of the union and the jurisdiction areas. Hence, it is important to demarcate the Constitution of India. The Constitution clearly provides a twofold distribution of the legislative powers between the union government and the state government. पहला, यूनियन लिस्ट, इट इंक्लूड द सब्जेक्ट ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस, सच किस तरीके से पावर को शेयर किया गया। यहाँ पे यूनियन लिस्ट में क्या क्या चीजें आती है याद रख लीजिएगा, एक नंबर में कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव मिल जाता है। किस पर बनाएगी सरकार यूनियन लिस्ट? डिफेंस पर बनाएगी, फॉरेन पॉलिसी पर बनाएगी, बैंकिंग पर बनाएगी, कम्युनिकेशंस पर बनाएगी, करेंसी पर बनाएगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपने देखा भी होगा न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते होंगे। द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक्स अ लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट। स्टेट लिस्ट क्या क्या है भाई? जैसे पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सारी चीजों को कौन इंक्लूड करेगा भाई? स्टेट गवर्नमेंट। कॉनकरेंट लिस्ट यानी आपका जिस पर दोनों ही सरकारें बना सकती हैं, और इसको मैंने कहा था कि एजुकेशन और मैरिज, एजुकेशन एंड मैरिज, इस पर कौन बनाएगा भाई? आपका स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म। भैया हर बच्चा रट लेता है, 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि सवाल यहां से आते हैं। तो भैया पहला है की ऑफ द फीचर, देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसी स्टेप से इसी तरीके से लिखना भी है, याद रखिएगा ये सवाल आ सकता है। दूसरा, डिफरेंट टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। अरे भैया मैं एक आम आदमी हूँ, मेरे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी गवर्न करती है, मेरे ऊपर स्टेट गवर्नमेंट भी गवर्न करती है, और मैं जिस ग्राम सभा में रहूंगा वहां का प्रधान भी मुझको गवर्न करेगा, यानी सेम सिटीजन पर सभी लेवल की सरकारें गवर्न करती हैं। बट ईच टीयर हैज इट्स ओन जुरिडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर ऑफ द लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सबके काम अलग अलग हो सकते हैं बट एक ही आदमी पर तीनों गवर्नमेंट काम कर सकती है। तीसरा, the jurisdictions of the respective levels or tiers of the government are specified in the constitution। किस तरीके से जुडिशरी काम करेगी ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। चौथा फीचर क्या है हमारे फेडरलिज्म का? द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ द बोथ लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का मन किया तो ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर देगा? नहीं। फंडामेंटल आपके राइट्स चेंज कर देगा? नहीं। सेंट्रल स्टेट सारी चीजों को रिलेट करेंगे, सबका मत होगा तभी कोई चीजें चेंज की जा सकती हैं। पांचवा, courts have the power to interpret the constitution and the powers of the different level of the government. The highest court acts as an umpire if disputes arises between the different level of the government in the exercise of their respective power। और फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करने के लिए सेंटर और स्टेट में रिलेशन बनाना बहुत जरूरी होता है। तो किस तरीके से हमारी सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करती है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है स्टेट और सेंटर के बीच में तो उसको सही करे। तो ये 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने और यही एग्जाम में लिखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेन एनी 5 प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दैट स्ट्रेंथ द थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट। यहीं से आपके डिसेंट्रलाइजेशन जिसे कहते हैं, जो सवाल डिसेंट्रलाइजेशन में बनता है वो यही है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन? एक्सप्लेन एनी 4 प्रोविजन दैट हैव बीन made towards the decentralization in India after the constitutional amendment in 1992। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रख लेना भैया, किसी न किसी के सेट में आएगा। चलो, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? व्हेन पावर इज टेकन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड इज गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट and it is called the decentralization. The constitution was amendment in 1992 to make the third tier of the democracy for the powerful and इफेक्टिव। ठीक है, तो तीसरे टीयर की गवर्नमेंट को पावरफुल बनाने के लिए 1992 में ये अमेंडमेंट किया गया था और इसी को डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। 2 नंबर में डायरेक्टली डिसेंट्रलाइजेशन भी पूछा जा सकता है। चलिए, क्या क्या प्रोविजन है इसमें? पहला प्रोविजन, नाउ इट इज मैंडेटरी टू होल्ड द रेगुलर इलेक्शन टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। पंचायत में आपको इलेक्शन रेगुलर कराना पड़ेगा, जैसे आप राज्य की सरकार को चीफ मिनिस्टर चुनने के लिए और होम मिनिस्टर और आपके प्राइम मिनिस्टर चुनने के लिए आप चुनाव कराते रहते हैं।
Seats are reserved for the elected bodies and for the post of the executive heads of the institution for SC, ST and OBC. यानी आरक्षण आपको यहां पर भी देना पड़ेगा, यहां पर भी सीट्स आपकी रिजर्व रहनी चाहिए। दूसरी बात याद हो गई। तीसरी चीज, एटलीस्ट 1/3 ऑफ द ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर द वुमेन। वुमेन का जो पार्टिसिपेशन जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट में रिजर्व किया जा रहा है, जिस तरीके से आपका स्टेट गवर्नमेंट में रिजर्व किया जाता है, उसी तरीके से इस वाले भी गवर्नमेंट में किया जाएगा। चौथी चीज, एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशंस हैज बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शंस। यानी एक अलग से स्टेट में चुनाव आयोग का गठन किया गया जो कि ग्राम पंचायतों के इलेक्शंस को कंडक्ट कराएगी प्रॉपरली, फेयरली। ठीक है, ये प्रोविजन किए गए। पांचवी चीज, द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यूज विद द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। अब लोकल गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आएगा, वो स्टेट गवर्नमेंट ही देगी। पावर्स और उनको प्रोटेक्शंस वगैरह, पुलिस वगैरह सारी चीजें वो कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट, यानी उन्हीं से रेवेन्यू भी शेयर करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इस चैप्टर से बन सकता है, व्हाई हैज फेडरलिज्म सक्सीड इन इंडिया, क्यों इसका सक्सेस हुआ। Which were the policies adopted by the India ensured the success। ना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी सवाल घुमा फिरा के पूछा सकता है कि इंडिया में कैसे इस तरीके ये कैसे मतलब कि कह सकते हैं कि बहुत सक्सेसफुल हुआ। फेडरलिज्म हैज सक्सीडेड इन इंडिया ड्यू टू द नेचर ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिसीज इन आवर कंट्री। तो हमारे यहाँ जिस तरीके से डेमोक्रेसी पॉलिसी बनाई गई है उसी के कारण ये चीजें सही तरीके से सक्सेसफुल हुई। पहला, लिंग्विस्टिक स्टेट। After the independence, the boundaries of the several old states were changed in order to create the new state. The creation of the linguistic state is the first and a major test for the democratic politics in our countries। मतलब जिस तरीके के लोग रह रहे हैं उस तरीके से राज्यों का गठन किया गया। दूसरा, लैंग्वेज पॉलिसी। The second test for the Indian Federation is the language policy. The Indian Constitution did not give the status of national language to any of the language। अब आइए मैं इन दोनों पॉइंट को आप ध्यान समझिएगा। लिंग्विस्टिक स्टेट यानी हमने भाषा के आधार पर, उनके रहने के आधार पर, उनके तौर तरीके के आधार पर एक स्टेट की बाउंड्रीज को हमने डिसाइड कर दिया। जैसे राजस्थान में राजस्थानी वाले बोल, बिहार में बिहारी भाषा बोलने वाले, भोजपुरी भाषा बोलने वाले, दिल्ली को अलग तरीके से स्टेट बनाया, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट को अलग बनाया। तो इस तरीके से स्टेट्स को अलग अलग किया गया। और लैंग्वेज, कुछ भी लैंग्वेज की पॉलिसी नहीं बनाएगी, कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं क्रिएट किया गया ताकि किसी के मन में कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज न हो। तीसरी चीज, सेंटर स्टेट में रिलेशन किस तरीके से स्टेबल किए गए। Restructuring the center-state relations is one more way in which the federalism has been strengthened in the practice। ठीक है, सेंटर स्टेट का रिलेशन बहुत बढ़िया बनाया गया। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने अभी ये पीछे पढ़ा था, उसी को यहाँ पे इंक्लूड किया गया था भाई, कि पावर इन इंडिया हैज बीन डिसेंट्रलाइज्ड टू द लोकल गवर्नमेंट। द लोकल गवर्नमेंट इंक्लूड्स द पंचायती इन विलेज एंड म्युनिसिपैलिटीज इन द अर्बन एरिया। तो लोकल गवर्नमेंट को पावर शेयर किया गया, इसलिए भी एक रीजन है कि फेडरलिज्म भारत में काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा। चलिए 12वां सवाल, कंपेयर द फेडरेशंस ऑफ द कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर टाइप। इसके बीच में डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है कि कमिंग टुगेदर क्या है और होल्डिंग टुगेदर टाइप क्या है। तो आइए समझ लेते हैं इसको फटाफट से। कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म ए बिगर यूनिट। यानी कई सारे राज्य या मान लीजिए कई सारे छोटे छोटे देशों ने कहा कि चलिए भाई हम लोग एक साथ मिल जाते हैं, हम लोग साथ में मिलकर एक और गवर्नमेंट बना लेंगे। होल्डिंग टुगेदर का क्या मतलब है, इन दिस सिस्टम लार्ज पावर और अ कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन इन कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। यानी एक बड़ी पावर ने कहा कि हम अपने पावर्स को अपने अपने राज्यों में, अपने छोटे छोटे हिस्सों में शेयर करेंगे। तो ये कमिंग टुगेदर है, ये होल्डिंग टुगेदर है। यहाँ पे लोग पास में आए, यहाँ पे क्या थे, वो थे लोग, उनके साथ उनको पकड़ के रखा पावर्स को शेयर करके। आगे बढ़ते हैं। इन कमिंग टुगेदर यूनिट ट्राई टू इंक्रीज देयर सिक्योरिटी बाय पुलिंग सोवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी। इसमें इन होल्डिंग टुगेदर देयर इज absence ऑफ पुलिंग सोवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी। इनफैक्ट दिस फेडरेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट्स ओवर द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। यहाँ पर किस तरीके से सोवरेनिटी को इंक्रीज किया गया, इंक्रीज द सिक्योरिटी बाय पुलिंग सोवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटीज, जबकि यहाँ पे क्या किया गया, इस चीज को थोड़ा सा नेग्लेक्ट किया गया है। ठीक है, तीसरी कैटेगरी, इन दिस कैटेगरी ऑफ द फेडरेशन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर एंड आर स्ट्रॉन्ग, दैट इज फेडरल गवर्नमेंट। जबकि यहाँ क्या है, इन कैटेगरी द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल, दैट इज द स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट। समटाइम्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर्स। फॉर एग्जांपल्स इन इंडिया जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस। हालांकि अब ये हट गया है। ठीक है, आफ्टर 370 रिमूवल।
यहाँ पर क्या हुआ है कि भाई कंट्रीज के पास जो भी उनके जो लोग साथ में आए थे, कम एक साथ आए थे, उनके पास लगभग बराबर की पावर होती है, बट सेंट्रल और स्टेट्स में सेंट्रल के पास ज़्यादा पावर होती है, स्टेट्स के पास कम पावर होती है। ये होल्डिंग वाले में है। इसके एग्जांपल यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। इस पर डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा कमिंग टुगेदर है, इनमें से कौन सा होल्डिंग टुगेदर है। जैसे इंडिया, स्पेन और बेल्जियम किसके हैं? होल्डिंग टुगेदर। इंडिया का अगर कोई पूछेगा तो होल्डिंग टुगेदर। ठीक है, आई होप थोड़ा आइडिया लग गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा जा सकता है आपसे? व्हाट इज ग्राम सभा? डिस्क्राइब एनी 4 फंक्शंस ऑफ ए ग्राम सभा। ग्राम सभा के बारे में अगर डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है तो उसमें लिखेंगे ए बॉडी कंप्राइजिंग ऑफ ऑल एडल्ट मेंबर ऑफ ए विलेज और ए ग्रुप ऑफ विलेज। फंक्शन क्या होता है ग्राम सभा का? इस पर 1 नंबर आपको मिलेगा। इनके 4 फंक्शन पे आपको 4 नंबर मिलेगा। It elects the member of the Gram Panchayat. The Gram Sabha supervises the work of the village Panchayat. It approves the annual budget of the Panchayat. It reviews the performance of the Gram Panchayat. ये चारों आंसर्स आप अपने दिमाग से सोच के अपने गांव के बेसिस पर भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे हो गए आपके 13 क्वेश्चन, जिसमें हमारा 2 चैप्टर हो गया फिनिश। चलिए बढ़ते हैं तीसरे चैप्टर पर, जिसका नाम है जेंडर, रिलीजन, कास्ट। इसमें से क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं ये समझते हैं। एक तो भैया जेंडर का क्या इफेक्ट है पॉलिटिक्स पर। फेमिनिस्ट मूवमेंट पर डायरेक्टली सवाल पूछे जा सकते हैं। वुमेन का रिप्रेजेंटेशन, ये तीनों जेंडर पर है। फिर उसके बाद रिलीजन, कम्युनलिज्म का पॉलिटिक्स पर क्या असर है, और कास्ट का क्या पॉलिटिक्स पर असर है, ये पूछा जा सकता है। यानी कोई इसमें से एक टॉपिक, या तो ये, इन तीनों में से 1 या 2 टॉपिक के सवाल घूम फिर कर पूछे जाते हैं। कैसे सवाल पूछे जाते हैं आइए देख लेते हैं। एक्सप्लेन एनी 5 मेथड टू रेज द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया। किस तरीके से वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाए, इस पर किस तरीके से आंसर्स लिखेंगे। द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया कैन बी इम्प्रूव्ड बाय अडॉप्टिंग ए होलिस्टिक अप्रोच। दिस वुड इंक्लूड बाय इम्प्रूविंग द लिटरेसी रेट। प्रेजेंटली द लिटरेसी रेट, मतलब आपको ये याद रखना है, बाय इम्प्रूविंग द लिटरेसी रेट। अब इसके अंदर लिटरेसी को आपको इंक्लूड करना है, इंक्रीज करना है। द परसेंटेज ऑफ वुमेन इन हाईली पेड जॉब्स इज स्टिल वेरी स्मॉल। यानी किस तरीके से आप इनके जॉब्स में भी इनकी पे आउट भी इनका इंक्रीज करिए। तीसरी बात, द हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 रिमूव्स डिस्क्रिमिनेटरी जेंडर प्रैक्टिसेस। जो भी आपका कि इसमें यहाँ महिलाएं नहीं कर जाएंगी, यहाँ महिलाएं नहीं करेंगी, ये सारी चीज़ों को रिमूव किया गया। द डॉटर्स नाउ हैव द इक्वल राइट्स ऑफ द इनहेरिटेंस टू देयर फादर्स स्टेट एज सन। दिस डेफिनेटली हैज इंक्रीज द पॉलिटिकल पावर ऑफ द फीमेल्स। कि पिता के संपत्ति पर महिलाओं का भी, बेटियों का भी अधिकार है, इसको ध्यान में रखे किया गया। The political representation of women had been poor in the Indian legislature. Even in the cabinet, the number of women ministers is very low. तो किस तरीके से महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल पावर्स में कम है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। 5वां, 1/3 ऑफ द सीट्स इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैव बीन रिजर्व्ड फॉर वुमेन कैंडिडेट्स। 1/3 को रिजर्व किया गया है ताकि इनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ सके। ठीक है, ए बिल फॉर प्रोवाइडिंग 1/3 ऑफ द रिजर्वेशन इन द लोक सभा एंड स्टेट असेंबली हैज बीन पेंडिंग इन द पार्लियामेंट फॉर मोर देन अ डिकेड। पॉलिटिकल पार्टीज आर येट टू अराइव एट द कॉन्स्टिट्यूशन इन दिस इशू। हालांकि अब होने वाला है, 1-2 साल में 2026 तक हो जाएगा शायद। ठीक है, तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जा सकता है। ये आपको 5 पॉइंट डालने हैं। चलिए आगे, डिस्क्राइब डिफरेंट वेज इन विच द वुमेन्स आर डिस्क्रिमिनेटेड इन द इंडियन सोसाइटी। किस तरीके से वुमेन्स को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, किस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, ये आपको 5 पॉइंट लिखने हैं। पहला, लिटरेसी रेट कम है इसलिए इनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। ए स्मॉलर प्रोविजन ऑफ द गर्ल्स डोंट गो हायर स्टडीज में लड़कियां जा नहीं पाती हैं, इसलिए ड्रॉप आउट हो जाता है। तीसरा, द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन अमॉन्ग द हाईली पेड एंड वैल्यूड जॉब इज स्टिल वेरी स्मॉल। इनको पैसा कम मिलता है। ठीक है, चौथी चीज, द इक्वल वेजेज एक्ट प्रोवाइड्स द इक्वल वेजेज शुड बी पेड इक्वल वर्क्स। उनको काम भी बराबर, दाम भी बराबर, ये सारी चीजें इंक्लूड करनी चाहिए। 5वीं चीज, इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया पेरेंट्स प्रेफर टू हैव सन्स एंड फाइंड वेज टू हैव देयर गर्ल्स चाइल्ड अबॉर्टेड बिफोर शी इज बॉर्न। बहुत इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट है। तो इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन को हटाया जा सकता है। ये 5 पॉइंट आपको प्रिपेयर करने हैं। 6, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज फेमिनिस्ट मूवमेंट। एक्सप्लेन द पॉलिटिकल डिमांड्स ऑफ द फेमिनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या है और उनके क्या डिमांड है, इसको समझ लेते हैं। दीज आर द मूवमेंट्स विच आर ऑर्गेनाइज्ड बाय द वेरियस वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस टू क्रिएट इक्वालिटी फॉर द वुमेन इन द पर्सनल एंड फैमिली लाइफ। तो कई सारे महिलाओं के समूह से जो ये डिमांड उठाए जाते हैं उसी को आप फेमिनिस्ट मूवमेंट कहते हैं। इनके क्या होते हैं, डिमांड्स क्या होते हैं। दीज फेमिनिस्ट मूवमेंट्स डिमांड्स इक्वल राइट्स फॉर द वुमेन ऑल स्फीयर्स ऑफ द वर्ल्ड। देयर वर एलिगेशन इन डिफरेंट कंट्रीज फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द वोटिंग राइट्स ऑफ द वुमेन। कई सारी जगह लड़कियों को वोट करने का भी अधिकार नहीं है। तीसरा,
द एलिगेशंस डिमांडेड enhancing the political and legal status of women. चौथा, the movement also demanded in the improving the education and the career opportunity for the women. अब देख रहे हो तीनों क्वेश्चंस को एक लगभग एक ही तरीके के आंसर्स हैं, यानी एक को आप याद किए रहोगे तो कुछ न कुछ आप लिख लोगे। चलिए, why did the framers of the constitution choose the idea of secularism for the India? अब हम आ जाते हैं रिलीजन वाले टॉपिक पर। How is this choice reflected in the constitution provision? सेक्युलरिज्म पर सवाल बन सकता है आपसे। सेक्युलरिज्म इन इंडिया मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल द रिलीजियस बाय द स्टेट, सभी धर्मों को बराबर का अधिकार दिया जाए। द टर्म सेक्युलर वाज एडेड अलोंग विद द टर्म सोशलिस्ट थ्रू द 42nd अमेंडमेंट इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 1976। द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया असर्ट दैट द इंडिया इज सेक्युलर कंट्री, ये 1976 में हुआ था। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोफेसेस एनी स्टेट रिलीजन. The state recognize and accept all religions. It enforces the parliamentary laws and the religious laws and the respect pluralism. The framers of the constitution choose the model of secular state because of the following reason. पहला, India emerged as an independent country amidst heavy turmoil and faced many problems like partition on the basis of religion. The constitution makers did not want to give importance to any religion. It could again divide the country. ठीक है, तो जिस तरीके से पार्टीशन में हमें धर्म के आधार पर जब चीजें डिवाइड हो रही थी, जो इशू आया था वो फ्यूचर में ना हो, इसलिए ये चीज किया गया था, सेक्युलरिज्म को इंक्लूड किया गया था। दूसरा, after getting independent, the important leaders on the India made their clear that India has to be secular state as they could not afford the disturbance in the country based on the religion. उसी बात को यहाँ पे भी लिखा गया है। तीसरा, the framers of the constitution knew that if any particular religion was promoted by there would be a chance of conflict among the people of various religion and that would harm the progress of the country. यानी देश पर भी इसका असर पड़ सकता था, इसलिए इस चीज को इंक्लूड किया गया सेक्युलरिज्म को। This would also bring a feeling of insecurity among the people who follow other religion. उनके अंदर इनसिक्योरिटी जाएगी, माइनॉरिटीज के अंदर इनसिक्योरिटी जाएगी। There is no discrimination among the people based on the religious grounds in India. No religion is given superiority over any other religion. ठीक है, तो that was the secularism of India. Question number 18 क्या आपसे पूछा जा सकता है? Mention any 3 forms of the communalism is expressed in the politics. Describe the solution provided by the constitution framer of India to meet this challenge. कम्युनलिज्म को किस तरीके से एक्सप्रेस किया गया है पॉलिटिक्स में, ये आपको बताना है। इसके 3 फॉर्म्स। द रूटीन बिलीव्स इन इन्वॉल्व्स रिलीजियस प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइप्स ऑफ द रिलीजियस कम्युनिटीज एंड बिलीव इन द सुपीरियरिटी ऑफ द वन रिलीजन ओवर द अदर रिलीजन, पहली चीज। दूसरी, ए कम्युनल माइंड ऑफन लीड्स टू क्वेस्ट फॉर द पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वन ओन्स रिलीजन कम्युनिटी। अगर ऐसी चीजें हुई तो एक लोग डोमिनेट करना चाहेंगे। तीसरा, for those belonging to the majority community, this takes the form of the majoritarianism, जिस तरीके से आपका श्रीलंका में हुआ था डोमिनेंस। For those belonging to the minority community, it can take the form of a desire to form a separate political unit. उनको separate political unit बनानी पड़ेगी। चौथी, political mobilization on the religious lines is another frequent form of the communalism. This involves the use of the sacred symbols, religious leaders, and emotional appeal and plain fear in order to bring the followers of one religion together in politics arena. पांचवा, sometimes communalism takes in its most ugly form of the communal violence, riots and massacre. ठीक है, तो बहुत बड़ी तबाही या राइट्स, इस तरीके की चीजें क्रिएट की जा सकती हैं। सॉल्यूशन किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया इस चीज को लेकर? द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वर अवेयर ऑफ दिस चैलेंज, दैट इज व्हाई दे चूज द मॉडल ऑफ ए सेकुलर स्टेट। तो मतलब किस तरीके से एक रिलीजन को बढ़ावा न देने के लिए, कोई इनसिक्योरिटीज, कुछ राइट्स या कुछ फ्यूचर में बड़ी चीजें न हो, इसको ध्यान में रखते हुए हमारे जो फ्रेमर्स थे उन्होंने इस चीज का ध्यान रखा, इसलिए हम लोगों को सेकुलर स्टेट बनाया। दिस चॉइस वाज रिफ्लेक्टेड इन द सेवरल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लाइक देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर द इंडियन स्टेट। दूसरा, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड टू ऑल द इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज फ्रीडम टू प्रोफेस, practice and propagate any religion or not. तीसरा, the constitution prohibits the discrimination on the grounds of the religions. चौथा, at the same time the constitution allows the state to intervene in the matters of the religion in order to ensure equality within the religious communities. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बन सकता है? एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम ऑन इंडियन डेमोक्रेसी। अब कास्ट पर जो सवाल बनेगा कुछ ऐसा बनेगा,
Expression of caste differences in the politics gives many disadvantaged communities the space to demand their share of power. In this sense, caste politics has helped Dalit OBCs to gain better access to the decision making. तो इस तरीके से उनका उत्थान हुआ. Several politics and non-political organizations have been demanding and agitating for end of the discrimination against the particular caste, for more dignity and more access to the land, resources and opportunities. कई सारी पार्टियों ने ये ट्राई किया कि भाई कि नीचे के लोगों को किस तरीके से ऊपर लाया जा सकता है, उनको इसके बेसिस पर जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है उससे वो बच सके. Exclusive attention can produce negative result as well. It can divert attention from the other pressing issues such as poverty, development and corruption. ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर हम केवल इसी चीज पर ध्यान देंगे तो हमारे कुछ मेजर इश्यूज जो है वो छूट सकते हैं. तो इसका इम्पैक्ट जो हमारे इंडियन डेमोक्रेसी पे ये पड़ता है. आगे क्या पड़ सकता है, अब एक देखिए आपका कह सकते हैं कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है. द फोकस ऑन कास्ट इन पॉलिटिक्स कैन समटाइम्स गिव्स एन इंप्रेशन that elections are all about caste and nothing else. That is far from the true. Explain by giving example. तो इसका आंसर है constituencies are mixture of the people belonging to the different caste. सही बात है. No parliamentary constitution in the country has a clear majority of one single caste. So every candidate and party needs to win the confidence of the more than one caste and communities to win election. यानी केवल एक जाति पर डिपेंडेंट होकर आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं. दूसरी चीज, different choices even within caste. No party wins the votes of the all voters of the caste or community because even within the community people have different choices. When people say that the caste is a vote bank of one party, it usually means that about 2/3 of the voters of that community. अच्छा, जरूरी नहीं है कि एक कास्ट के लोग एक ही कास्ट के पर्सन को वोट दे रहे हैं, उनमें भी अलग अलग सोच हो सकती है. तीसरी चीज, हंट फॉर डोमिनेटिंग कास्ट. मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज में पुट द कैंडिडेट्स फ्रॉम द मेजॉरिटी कास्ट, बट इवन दिस कैन नॉट बी गारंटी दैट द विक्ट्री बिकॉज सम वोटर्स हैव मोर देन वन कैंडिडेट्स फ्रॉम देयर कास्ट while many voters have no candidate from their caste. History of the elections, according to the history of elections, that the ruling party and the sitting members of the parliament MP or MLA frequently lose election in our country. This proved that the through casteism and communalism play a major role in politics, but elections are not about caste and communalism. देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक डोमिनेटेड एरिया में उसी कास्ट का व्यक्ति खड़ा कर देंगे तो जीत ही जाएगा, या अगर एक बार जीता है तो बार बार जीतेगा. जीत भी सकता है, नहीं भी जीत सकता है, दोनों चीजें आपकी है इंक्लूडेड इसमें. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 5 सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकिंग डाउन द ओल्ड नोशन ऑफ द कास्ट हायरार्की इन इंडिया. इसी सवाल को अलग अलग तरीके से पूछा सकता है. 5 रीजन फॉर द डिक्लाइनिंग कास्ट सिस्टम इन इंडिया लेड टू द वीकनिंग द कास्ट सिस्टम इन इंडिया. इसका आंसर ये है, एफर्ट ऑफ द सोशल रिफॉर्मर्स. अब हमेशा कास्ट सिस्टम तो रहेगा नहीं, उसमें धीरे धीरे जो चेंजेस किए गए उसकी वजह से इफेक्ट भी दिखेगा. तो सवाल क्या, इसका आंसर क्या लिखेंगे, कास्ट सिस्टम क्यों डिक्लाइन हुआ है, सोशल रिफॉर्म्स के कारण. द फूले, गांधी जी, अंबेडकर अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम हैव हेल्प्ड द प्रमोट ए कास्टलेस सोसाइटी. दूसरा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज रिड्यूस्ड द एम्फेसिस ऑन कास्ट. लार्ज स्केल ऑफ अर्बनाइजेशन का भी इफेक्ट है. डिमिनिश्ड द अवेयरनेस ऑफ द कास्ट एज पीपल रब शोल्डर्स इन बसेस, ट्रेन्स एंड ऑफिसेस. चौथा, ग्रोथ ऑफ द लिटरेसी एंड एजुकेशन हैज हेल्प्ड. बहुत बढ़िया बात है. पांचवा, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी इज पॉसिबल नाउ एंड चिल्ड्रन आर नॉट कंपेल्ड टू कंटिन्यू द प्रोफेशन ऑफ द फैमिली और फादर. जो आपके पिताजी करते हैं ऐसा जरूरी नहीं कि आप भी करेंगे. छठी चीज, वीकनिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स इन द विलेजेस हैज लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द रिजिड कास्ट बैरियर इन द विलेज. सातवां, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस सच एज राइट टू इक्वालिटी आर बिफोर लॉज हैव हेल्प्ड प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन लीगली. आठवां, पॉलिसीज ऑफ द रिजर्वेशन की भी पॉलिसी जो है वो भी काफी इफेक्ट करती है. तो इस तरीके से धीरे धीरे जो कास्ट सिस्टम का डिक्लाइनेशन इंडिया में हुआ है. तो ये हो गए हमारे 3 चैप्टर. चौथा चैप्टर है हमारा पॉलिटिकल पार्टीज. पॉलिटिकल पार्टीज में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है भाई. व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, पार्टी सिस्टम, नेशनल पार्टी, रीजनल पार्टी, चैलेंजेस टू द पॉलिटिकल पार्टी, हाउ कैन पार्टीज बी फॉर्म. इसी के इर्द गिर्द आपके सवाल बनेंगे, इनको आप वेरीफाई कर लीजिएगा. पहला सवाल, डिस्क्राइब द नेसेसिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इन द कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री. चुनाव लड़ने के लिए, सरकार बनाने के लिए, डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए. विदाउट पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट. इफ यू डू नॉट हैव पॉलिटिकल पार्टी इन सच अ सिचुएशन एवरी कैंडिडेट इन इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट. नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रोमिसेस अबाउट एनी मेजर पॉलिसी चेंजेस.
चौथी चीज, द गवर्नमेंट में बी फॉर्म बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन अनसर्टेन। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर व्हाट दे डू इन देयर लोकेलिटी। छठा, द रोल ऑफ एन अपोजिशन पार्टी इन द डेमोक्रेसी नेसेसिटी द एग्जिस्टेंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये 5-6 पॉइंट है जो आपको इसमें इंक्लूड करना है कि पॉलिटिकल पार्टीज का क्यों हमारे पास नीड है। 5 फंक्शन पॉलिटिकल पार्टीज के क्या होते हैं इसको पढ़ लेते हैं। पहला, पॉलिटिकल पार्टीज परफॉर्म मेनी क्रूशियल फंक्शंस इन डेमोक्रेसी। दे कंटेस्ट इलेक्शंस, चुनाव लड़ती हैं। पार्टी चूज द कैंडिडेट, कंटेस्ट इलेक्शन, द प्रोसेस ऑफ द चूजिंग कैंडिडेट्स वेरीज। In the USA, party members choose the candidates, while in India, top party leaders choose the candidates. सही बात है। It puts forward policies and programs and people choose them. They pile up the similar opinions into the major stands that the parties support, usually on the line of the ruling party. तीसरा, they make laws. Legislature makes laws since majority of the members are from a party. They go by the lines of the party's take. Moreover, they train and make people leaders which constitute the executive. ठीक है, तो कुल मिला के जो पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शंस है कुछ इस तरीके से, इलेक्शन लड़ना, सरकार बनाना, पॉलिसीज को इंक्लूड करना, पॉलिसीज बनाना, इस चीज को इम्प्लीमेंट कराना, ये सारी चीजें। व्हाट इज मल्टी पार्टी सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम, सिंगल पार्टी सिस्टम, ये पूछा जा सकता है। इन मल्टी पार्टी सिस्टम देयर आर 2 और मोर पार्टीज आर इन द कंपटीशन टू गेन कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे इंडिया में होता है। व्हेन नॉट एनी सिंगल पार्टी गेन्स मेजॉरिटी वोट्स देन द सेवरल पार्टी ज्वाइन एंड फॉर्म ए कोएलिशन गवर्नमेंट। कोएलिशन गवर्नमेंट अगर आपसे पूछा जाता है गठबंधन की सरकार, तो जब 2 या 2 से अधिक पार्टियों को, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो कई सारी पार्टियां मिलकर एक गठबंधन करती हैं और आपका सरकार बनाती हैं। मेरिट्स क्या है इसके मल्टी पार्टी सिस्टम के? अलाउज ए वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियन टू एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। पीपल कैन मेक अ चॉइस बिटवीन द सेवरल कैंडिडेट्स। डीमेरिट क्या है? नो वन पार्टी इज लाइकली टू गेन पावर अलोन, देयरफॉर इट लीड्स टू द डिफिकल्टी इन द फॉर्मेशन। कभी कभी ये दिक्कत होती है, किसी एक इकलौती पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है। लीड्स टू द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड ऑफन अपीयर्स टू बी वेरी मेसी। कभी कभी क्या होता है कि बीच में चुनाव कराने पड़ते हैं, सरकार गिर जाती है, ये सारी दिक्कतें भी आती हैं मल्टी पार्टी सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछा जा सकता है आपसे? हाउ आर द पॉलिटिकल पार्टीज आर रिकॉग्नाइज्ड एज रीजनल एंड नेशनल पार्टीज इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रख लीजिएगा, इसको आप पढ़िएगा, इस चीज को आपको एक एक करके सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। हालांकि मैं हल्का हल्का समझा देता हूँ। ए रीजनल पार्टी रेफर्स टू द पार्टी दैट ऑब्टेन ए मिनिमम ऑफ 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन स्टेट असेंबली इलेक्शन। यानी अगर एक पार्टी को रीजनल पार्टी बनना है तो आपको स्टेट असेंबली इलेक्शन में उसे 6% का वोट गेन करना पड़ेगा। वहीं पर अच्छा 6% का वोट और मिनिमम 2 सीट, यानी रीजनल बनने के लिए क्या है? 6% वोट प्लस 2 सीट। On the contrary, if a party occupies 6% of total vote polled election in the lower house, यानी लोकसभा और पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव इलेक्शन इन 4 स्टेट, या तो 6% वोट आप लोकसभा में गेन कर लीजिए, या तो 4 स्टेट में आपके 6% अगर वोट है, 6% 4 स्टेट में वोट है, साथ ही साथ या तो ये, साथ ही साथ 4 सीट इन द लोअर हाउस, यानी लोकसभा में आपकी 4 सीटें आ गई, तो आप किस तरीके से नेशनल पार्टी बन सकते हैं। नेशनल पार्टी को ध्यान रखिएगा, 6% इन लोकसभा, लोअर हाउस जिसे कहते हैं, या तो ये कर लीजिए, या तो 6% इन 4, इसे क्या कहते हैं? असेंबली इलेक्शन। ठीक है, 4 असेंबली इलेक्शन। अब इन दोनों में से कोई एक आपके पास होना चाहिए। अब इसके साथ आपके पास 4 सीट होने चाहिए, 4 सीट इन लोअर हाउस, तब जाके आप नेशनल पार्टी बनेंगे। चलिए, रीजनल पार्टी सिंबल कैन बी चेंज एंड रिपीटेड इन अनदर स्टेट। इनके सिंबल चेंज किए जा सकते हैं, अदर स्टेट में यूज किए जा सकते हैं, बट कि ऐसा बड़ी पार्टी में नहीं होगा। रीजनल पार्टी इन्फ्लुएंस पार्टिकुलर रीजन, ये पार्टिकुलर रीजन को करती हैं, और ये नेशनल पार्टी क्या करती हैं? पूरे देश को इन्फ्लुएंस करती हैं। रीजनल पार्टी एम्स एट प्रोमोटिंग रीजनल इंटरेस्ट, ऑन द अदर हैंड नेशनल पार्टी एम्स टू द नेशनल एंड द इंटरनेशनल इशूज। नेशनल पार्टी कौन कौन सी है भाई? बीजेपी है, सीपीआई है, आईएनसी है, बीएसपी है। रीजनल पार्टी कौन कौन सी है? आप है, शिवसेना है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक है, बहुत सारी पार्टी इस तरीके से, इसमें कांग्रेस को भी डालना चाहिए। अच्छा, आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, ये नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी में डिफरेंट। व्हाट इज मीन बाय नेशनल पार्टी? यही है हमारा पीछे वाला। स्टेट द क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्नाइजिंग ए पार्टी एज ए नेशनल एंड स्टेट पार्टी, वही पीछे वाला सवाल है, इसको पूछा जा सकता है। 27वां सवाल, 5 इफेक्टिव मेजर्स टू रिफॉर्म द पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज को किस तरीके से रिफॉर्म किया जा सकता है, ये इसके 5 पॉइंट आपको लिखने हैं। समझा देता हूं।
लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, एक लॉ उनके लिए भी बनाना चाहिए। दूसरा, इट शुड बी मेड कंपल्सरी फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज टू मेंटेन ए रजिस्टर ऑफ द इट्स मेंबर। तीसरा, इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव ए मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स अबाउट 1/3 टू इट्स वुमेन कैंडिडेट, यानी इसमें भी डेमोक्रेसी को क्रिएट करना चाहिए। चौथा, the government should give parties money to support their election expenses in kind of the petrol, paper, telephone, etc. in cash. Vote casting should be made compulsory in each election. Data regarding the caste and मुझे लगता है कि ये सारे पॉइंट गलत हैं, आप ये 3 पॉइंट आप ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल एक्सप्रेस देयर dissatisfaction with the failure of the political parties to perform their function well. Analyze these statements with argument. Popular dissatisfaction exists with political parties all over the world. It mainly focuses on the 4 areas of the working of political parties. Lack of internal democracy within the party, ये सभी लोगों को पता है, उनकी internal democracy नहीं होती है। डायनेस्टिक सक्सेशन जिसे कहते हैं कि नेपोटिज्म, ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पार्टीज, पैसा है, पावर है तो आप पॉलिटिकल पार्टी के अंदर इंक्लूड किए जा सकते हैं। देयर इज नॉट ए मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर, वोटर्स के पास बेटर चॉइसेस नहीं है, ये सारी समस्याएं वोटर्स को फेस करनी पड़ती है, इसका यही मतलब है। क्वेश्चन नंबर 29, एग्जामाइन एनी 2 इंस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट दैट मेड बाय डिफरेंट इंस्टीट्यूशन टू रिफॉर्म द पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर लीडर्स। 2 कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए गए इनको कंट्रोल करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को लिए, उनके लीडर्स को लिए। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपीज फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज, जो पार्टी चेंज करते रहते हैं उसको बचाने के लिए किया गया। दिस वाज डन बिकॉज मेनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वर indulging in the defections in order to become ministers or for cash rewards. Now if any MLA or MP changes parties, he or she will lose the seat in the legislature. जो पार्टी बदल लेते हैं पावर और पैसे के लिए। दूसरा, the Supreme Court passed in order to reduce the influences of the money and criminals, इन्फ्लुएंस ऑफ मनी और क्रिमिनल्स के लिए किस तरीके से किया। नाउ इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट हु कॉन्टेस्ट इलेक्शन टू फाइल एन एफिडेविट गिविंग डिटेल्स ऑफ ऑल हिज प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट हिम, जो कि पब्लिक किया जाता है। द न्यू सिस्टम हैज मेड ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू द पब्लिक बट देयर इज नो सिस्टम टू चेक इफ द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द कैंडिडेट इज ट्रू और फॉल्स, वो अपने से देता है ट्रू है या फॉल्स है, ये नहीं चेक कर पाते हैं। तो ये हो गए आपके 4 चैप्टर जहां से आपके सवाल पूछे जाएंगे। अब मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये 4 चैप्टर भी अगर आप कर लेते हो तो आपकी इजी क्वेश्चन यहां से हो जाएंगे। 5वां चैप्टर, हालांकि इससे 1 या 2 सवाल जरूर आते हैं, बढ़िया सवाल, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चे चैप्टर इसको स्किप करने की कोशिश करते हैं। क्या क्या पूछा जा सकता है? हाउ डू वी एक्सेस डेमोक्रेसीज आउटकम, अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिव एंड लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट, economic growth and development, reduction of inequalities and poverty, accommodation of the social diversities, dignity and freedom of the citizen। सवाल कैसा कैसा पूछा जा सकता है? Describe any 5 factors that make a democracy a better form of government than the other alternative। डेमोक्रेसी क्यों बेटर है डिक्टेटरशिप या और भी चीजों से, मोनार्की सिस्टम से, ये आपको बताने के लिए सवाल पूछा जाएगा। उसका आंसर कैसे लिखेंगे? डेमोक्रेटरी प्रमोट्स इक्वलिटी अबाउट द सिटीजन, among every citizen of the country has equal rights before the law, all individuals have equal weight in the electing the representation। पहली बार डेमोक्रेसी में ये बात ध्यान देता है, सबको बराबर का अधिकार। दूसरा, डेमोक्रेसी इनहांस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल by giving its citizen equal rights, it enhances the dignity and freedom of the individual. Democracy gives equal treatment and respect to the women, deprived and discriminated caste in our society। सबको बराबर का अधिकार। Democracy improves the quality of the decision making as there is an open debate in the major issues in democracy, thus quality of the decision improves, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा में हर चीज पर चर्चा होती है। चौथा, democracy provides a method to resolve conflicts. Democracy reduces the possibility of the social tension which leads to the peaceful social life. It allows room to correct mistakes। पांचवा, a democratic government is a legitimate government. Democracy gets the popular support of the people by the holding regular and free and fair election। ये सारी चीजें कहाँ होती है? डेमोक्रेसी में। इसलिए ये 5 पॉइंट के कारण डेमोक्रेसी बेटर है। और क्या पूछा जा सकता है? डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एज अकाउंटेबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट।
क्यों आपको कहते हो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल है और लेजिटमेट है? इसका आंसर लिखेंगे, इट प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल टू सिटीजन, इट रिस्पॉन्ड्स टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीजन, इट इंश्योर्स द डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन द नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स, it helps them making it accountable, it has a great success in setting up the regular and free election, democracy's ability to generate its own support is the most positive feature. ये रीजन है कि जिसके कारण ये अकाउंटेबल और लेजिटमेट गवर्नमेंट है। डिफरेंशिएट बिटवीन द डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इसके बीच में क्या अंतर है बताना है आपको। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर ट्रांसपेरेंट, लेजिटमेट एंड अकाउंटेबल, याद रखना है वर्ड्स, लेजिटमेट होती है, अकाउंटेबल होती है और ट्रांसपेरेंट होती है, जबकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर सेलेक्टेड एंड फॉर्म्ड ऑन देयर ओन डिस्क्रिएशन, अपने से वो सारी चीजें क्रिएट की जाती हैं, इसमें जनता का कोई रोल नहीं होता है। दूसरा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रोवाइड डिग्निटी एंड फ्रीडम टू ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी किसी को भी कोई सबको इज्जत मिलेगी, सबको फ्रीडम मिलेगा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तीसरा, कॉन्फ्लिक्ट्स आर रिजॉल्व थ्रू डिबेट्स, डिस्कशन एंड नेगोशिएशन रेदर देन द डिस्क्रिएशन, यानी कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्शन राइज होता है तो कोर्ट्स है, जुडिशरी है, सारी चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए, यहाँ कोई किसी एक के फैसले से चीज़ें नहीं होती हैं। माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी कोऑपरेशन आर द कॉमन फिनोमिनन ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जबकि ये चीज़ आपको उसमें नहीं देखने को मिलेंगी नॉन डेमोक्रेटिक में। इनहांस डिग्निटी ऑफ द ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, तो आपको कोई भी पॉइंट इसमें से 3 इंक्लूड कर देने हैं अगर 3 मार्क्स में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 33, हाउ इज द सोशल डाइवर्सिटी एकोमोडेटेड इन डेमोक्रेसी, किस तरीके से सोशल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट किया गया है डेमोक्रेसी में। इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली रूल्ड बाय द मेजॉरिटी, द मेजॉरिटी ऑलवेज नीड्स टू वर्क विद द माइनॉरिटी सो दैट द गवर्नमेंट्स फंक्शन टू द रिप्रेजेंट द जनरल व्यू, यानी मेजॉरिटी केवल रूल नहीं करेगा, मेजॉरिटी माइनॉरिटी कोऑपरेट करके काम करेंगे। It is also necessary that the rule by majority does not belong to the rule by majority community in terms of the religion or race or the linguistic group. The exception is Sri Lanka where majoritarianism is followed. जबकि वो कह रहे थे कि हम डेमोक्रेटिक हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं कि मेजॉरिटी रूल करे, माइनॉरिटी भी रूल कर सकते हैं। 34वां सवाल, डेमोक्रेसीज डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। बहुत बढ़िया ये सवाल है और यही सवाल घुमा फिरा के कई बार पूछा जाता है कि डेमोक्रेसी से हम इकोनॉमिक बैलेंस को नहीं अपना पा रहे हैं, उसको हम नहीं पा पा रहे हैं, इसके लिए क्या आप कहना चाहेंगे। वी फाइंड ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज इन द डेमोक्रेटिक कंट्रीज, सही बात है। ए स्मॉलर नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच एंजॉय हाईली डिस्पेरेट शेयर ऑफ द वेल्थ एंड इनकम, ऊपर बैठे लोग कुछ 1% लोग ज्यादा रिच हैं और बाकी लोग ज्यादा गरीब हैं। देयर शेयर इन द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री हैज बीन इंक्रीजिंग, उन्हीं का पैसा बढ़ रहा है। द इनकम ऑफ द पुअर हैव बीन इन डिक्लाइन एंड समटाइम्स दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू मीट देयर बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ देयर लाइफ। डेमोक्रेसी ग्रेजुअली रिड्यूस द नंबर ऑफ पुअर फॉर्म ऑफ द पॉवर्टी एंड हंगर, तो डेमोक्रेसी ये काफी रिड्यूस कर रहा है नंबर ऑफ पुअर फॉर्म ऑफ द पॉवर्टी एंड हंगर्स। एनी ऑफ द पॉइंट आपको लिख देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, डेमोक्रेसी लीड टू द पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ अमंग द सिटीजन, इसको आप किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे। डेमोक्रेसी अकोमोडेट्स वेरियस सोशल डिवीजन, डेमोक्रेसी रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ टेंशन, ability to handle the social differences and conflicts among the different groups as a plus point of the democracy. Democracy develops the procedure to the conducts healthy competition among the different groups. Democracy respects the differences and the provides mechanism to the resolve them, and democracy always accommodate minority views. ये सारे points आप include कर सकते हैं इस वाले आंसर के लिए। Complaints are treated as testimony to the success of democracy. Sorry. Complaints are treated as testimony to the success of democracy as they highlight the high expectation of the people from the system that has been put in the place. It reflects that there are not overrate those in the power and can objectively critically examine the differences they have made. It is measure of their participation in public debates which democracy seeks to encourage. Constant complaints of the people can be seen as the testimony टू द सक्सेस ऑफ द डेमोक्रेसी, लोग अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं, ये सारी चीजें आपको डेमोक्रेसी में देखने को मिलती हैं। इट रिफ्लेक्ट्स द अवेयरनेस ऑफ द लेवल ऑफ द पीपल, इट रिकॉग्नाइज द पीपल्स मूवमेंट एज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। लास्ट क्वेश्चन, डेमोक्रेसी इज accommodate social
डाइवर्सिटीज एंड प्रोवाइड डिग्निटी एंड फ्रीडम टू द सिटीजन। इस तरीके का एक सवाल हमने किया है, वही आंसर यहाँ पे भी लिखा हुआ है। डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन अकोमोडेटिंग सोशल डाइवर्सिटीज and promoting dignity and freedom of the individual. It develops a procedure, पहला, it develops a procedure accommodate various social groups, hence reduce the possibility of the social tension becoming explosive or violent. सबको बराबर का अधिकार देता है। It is not simply a rule of the majority opinion, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। तीसरा, it is also promote dignity and freedom of the individual by providing fundamental right। इसको आप elaborate करेंगे इस तरीके से आंसर लिखकर, ठीक है। तो दैट वॉज द पॉलिटी 37 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने हल्का हल्का ही हिंट दिया है, आपको सारी चीजें रीड करनी। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप इन क्वेश्चंस को देखिए, लिखिए, बार बार पॉइंट वाइज लिखेंगे तब जाके आप एग्जाम में इसके आंसर्स लिख पाएंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने समाप्त कर दिया है अपना पॉलिटी। तो इस तरीके से आपको डेली हर एक वीडियो मिल जाएगी और आपको इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी की भी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। तो जाइए, आप पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम है @rankersboards, ठीक है, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।